नमस्कार, एशिया विल हिंदी के इस खास लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप खान। आज हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत ही ऐसा फैसला सुनाया है जिसका व्यापक असर भारतीय समाज पर पड़ना है। और ये फैसला है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो शिक्षकों की नियुक्ति है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, प्रोफेसर्स की, उन नियुक्तियों में जो 2-3 पहले के नियम थे, उन नियमों में से एक नियम को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन्हें फैसला सुनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस फैसले को अपहेल्ड किया है। और ये फैसला ये है कि अब विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में डिपार्टमेंट वाइज आरक्षण लागू किया जाएगा। ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, इस पर बात करेंगे आज। कल सुप्रीम कोर्ट में उदय ललित और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 2017 में फैसला सुनाया था, 7 अप्रैल 2017 को, उस फैसले को कायम रखा है। और यह कहा गया कि जो कॉलेज वाइज या कॉलेज को यूनिट मानते हुए, विश्वविद्यालय को यूनिट मानते हुए जो आरक्षण लागू करने का मामला है, वो उसकी बजाय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण लागू करने के लिए डिपार्टमेंट को एक यूनिट माना जाएगा और डिपार्टमेंट में जो वैकेंट सीट है उस प्रोपोर्शन में यूनिवर्सिटीज में आरक्षण दिया जाएगा। तो हम इसकी टाइमलाइन जरा देखें कि इसको अपील किया गया इस पूरे मामले पे पहले, जब ये नियम लागू था कि विश्वविद्यालय में आरक्षण में, नियुक्तियों में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को यूनिट मानते हुए लागू किया जाता, तो उसको बाद में चैलेंज किया गया। चैलेंज के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2017 को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि आरक्षण अब डिपार्टमेंट को यूनिट मानते हुए लागू किया जाएगा। इसके बाद 5 मार्च 2018 को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। यूजीसी ने कहा कि अब से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, अब विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में डिपार्टमेंट वाइज भर्ती की जाएगी। इस पूरे मामले के बाद अप्रैल 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की और तब तक ये कहा कि जो यूनिवर्सिटीज में वैकेंट पोस्ट है उनको ना भरा जाए। यानी तब से नियुक्ति प्रक्रिया थमी हुई थी, तब से कोई यूनिवर्सिटीज में परमानेंट पोस्ट पर कोई नियुक्त नहीं किया जा रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जहां तक बात है। उसके बाद ये मामला घूमते घूमते जब सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने एसएलपी दायर की तो कल आखिरकार ये फैसला सुनाया गया। तो सवाल यह है कि ये डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर क्या है, कॉलेज वाइज रोस्टर क्या है, यूनिवर्सिटीज वाइज रोस्टर क्या है, और जिसको डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर को हम 13 पॉइंट रोस्टर के नाम से जो प्रचलित है वो क्या है। अभी जो नियुक्ति का मामला है उसमें संवैधानिक आरक्षण जो लागू है वो आरक्षण है 1950 में जब भारत में संविधान लागू हुआ, उसके साथ ही SC ST को रिजर्वेशन दिया गया नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। लेकिन आप देखेंगे कि तो धीरे धीरे, मतलब इसको लागू होने में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक लंबा वक्त गुजर गया और कायदे से 1997 में जाके ये ढंग से लागू हो पाया। उसके बाद ओबीसी मंडल कमीशन के बाद ओबीसी को रिजर्वेशन का एक ऐलान हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटीज में 2007 में जाके ये लागू हो पाया। अब इन प्रोपोर्शन जो है, जो सरकार की तरफ से संवैधानिक जो नियम बन गए, उसके मुताबिक नियम क्या है, 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को, 15.5% आरक्षण मिलता है शेड्यूल कास्ट को और 7% आरक्षण मिलता है एसटी को। तो इस तरह जब हम यूनिवर्सिटी, जब कॉलेज को एक यूनिट माना गया था तो 200 पॉइंट रोस्टर का नाम दिया गया था, और जब ये डिपार्टमेंट को यूनिट माना गया तो 13 पॉइंट का मतलब क्या है कि अब ओबीसी, चूंकि 27% और ओबीसी सीट रिजर्व्ड है, तो हर चौथी पोस्ट, चौथी, 8वीं, 12वीं, 16वीं, इस तरह से हर चौथी पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। एससी के लिए इसी तरह हर 7वीं पोस्ट रिजर्व होगी, 7वीं, 14वीं, और इस तरह आप मल्टीप्लाई करते रहिए। इसी तरह एसटी के लिए हर 14वीं पोस्ट रिजर्व होगी, प्रोपोर्शन में, जो जितना संविधान में आरक्षण इनको हासिल है उसके प्रोपोर्शन में। चौथी पोस्ट ओबीसी के लिए, 7वीं पोस्ट एससी के लिए और 14वीं पोस्ट एसटी के लिए। तो जब 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया तो जो हर 14वीं पोस्ट एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होनी थी, तो जब रोस्टर को ही 13 कर दिया गया तो 14वीं तो बाहर हो गए। इस तरह अगर 13 पॉइंट रोस्टर लागू होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचेगा वो एसटी समुदाय को है। यानी आदिवासियों की भागीदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, उनके प्रोपोर्शन में जो संवैधानिक हक है
वो यूनिवर्सिटीज में लागू ही नहीं हो पाएगा और वो नौकरियों से इस नियम के बाद नियमतः लीगली कानूनी तौर पे बाहर हो जाएंगे रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए। अब ये 13 पॉइंट रोस्टर का जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को देखें तो तीनों एससी, एसटी और ओबीसी, अब इन तीनों समुदायों को देखें तो इनकी जो हिस्सेदारी है नौकरियों में, उसमें 50 से 60% कम से कम कमी आने वाली है। यानी जो 49.5% सीट अभी रिजर्व है इन कैटेगरीज के लिए और जिन आरक्षण का अभी भी ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है, उस आरक्षण में भी इन सीटों पे कटौती, आधी से ज्यादा सीटों में कटौती हो जाएंगी और एक तरह से आरक्षण पूरी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कमजोर हो जाएगा। इसलिए इसका व्यापक विरोध भी हो रहा है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो अलग अलग राइट्स ग्रुप के लोग हैं, वो लोग ये मान रहे हैं कि आरक्षण पर एक बड़ा हमला है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को सही दलील के साथ, मजबूत दलील के साथ नहीं लड़ा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएलपी को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया। अभी आप देखेंगे कि जब यह आरक्षण लागू है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, जब यह आरक्षण का नियम लागू है 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर देखें हम, तब भी आरक्षण का कितना फायदा इन समुदायों को मिल पाया है, यह एक बड़ा सवाल है। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई के जरिए एक रिपोर्ट जारी की और वो रिपोर्ट है 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आंकड़ों पे। आपको मैं एक एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आंकड़े दूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो टोटल टीचिंग पोस्ट है प्रोफेसर्स की पोस्ट, वो है 1071। 1071 पोस्ट में ओबीसी पोस्ट कितनी है? कितने ओबीसी लोग नौकरी कर रहे हैं प्रोफेसर के बतौर? जवाब है 0। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर ओबीसी समुदाय के नहीं है। शेड्यूल कास्ट के 39 प्रोफेसर हैं, यानी 3.47%। आरक्षण है 15% के आसपास, जबकि उनकी हिस्सेदारी है 4% से भी कम। शेड्यूल ट्राइब, टोटल प्रोफेसर 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देश में 8, प्रोपोर्शन कितना? 1% से भी कम। आरक्षण का नियम लागू है कि इनको 7.5% हिस्सेदारी दी जाए। हिस्सेदारी कितनी मिल रही है? 1% से भी कम। जनरल 1125 जो प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं, उनमें से 1071 पोस्ट पे जनरल कम्युनिटी, अनरिजर्व्ड कम्युनिटी के लोग प्रोफेसर बने हुए हैं। इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 95.2%। अब ये समझ नहीं पाता, ये तिलिस्म है एक तरह का तिलिस्म है कि 49.5% सीट रिजर्व्ड है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, लेकिन जो हिस्सेदारी है जनरल कैटेगरी की, वो हिस्सेदारी है प्रोफेसर्स की सीट में 95.2%। इसी तरह आपको एसोसिएट प्रोफेसर का मैं पद 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं और उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। एसोसिएट प्रोफेसर पूरे देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2620 हैं। इनमें ओबीसी की संख्या कितनी है? जवाब है फिर से 0। एक भी ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर इस देश की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। शेड्यूल कास्ट की संख्या क्या है? 130। हिस्सेदारी कितनी है? 5% से भी कम। कायदे से मिलना चाहिए 15%, लेकिन 5% से भी कम एसोसिएट प्रोफेसर एससी समुदाय के हैं 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। एसटी माफ कीजिएगा, एसटी कुल संख्या 34। हिस्सेदारी कितनी? 1.30%। मिलनी कितनी चाहिए? 7.5%। जनरल अनरिजर्व्ड 3424, 2620 में, सॉरी 3400 नहीं, 2434। 2620 में 2434। हिस्सेदारी कितनी? 92.90%। असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल संख्या 7741, एससी 931। हिस्सेदारी कितनी? 12%, लगभग 15% के आसपास। एसटी 423। हिस्सेदारी कितनी? 5.5%। ओबीसी 1113। हिस्सेदारी कितनी? 14%। और अनरिजर्व्ड 5130।
हिस्सेदारी 66% से ज्यादा। तो आप देखेंगे कि जो 200 पॉइंट्स रोस्टर जिसको कहते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जिसको यूनिट माना गया कि जितनी पोस्ट वैकेंट है, मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में 1000 पोस्ट वैकेंट है, पहले इसको पैमाना माना जाता था कि 1000 पोस्ट वैकेंट है तो इसमें उस प्रोपोर्शन वाइज यानी 49.5% जो आरक्षण का नियम है उस प्रोपोर्शन में SC, ST, OBC को सीट निर्धारित की जाए। यानी अगर 1000 सीट रिजर्व्ड है उसमें 490 कायदे से 495 सीट SC, ST, OBC समुदायों को मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लागू हो गया, 13 पॉइंट रोस्टर। क्या नियम बदला कि पहले यूनिवर्सिटी को यूनिट मानते हुए, कॉलेज को यूनिट मानते हुए जो 1000 पोस्ट खाली थी और उस 1000 में 495 सीट रिजर्व होती। अब मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज का, लिटरेचर का, साइंस का, अब उसमें सीटें कितनी निकलती है? हम सब जानते हैं कि जब यूनिवर्सिटीज में पोस्ट निकलती हैं तो पोस्ट निकलती है 4, 3 या हो सकता है कई बार 1। तो एक पोस्ट अगर निकला तो वो पोस्ट में कोई भी रिजर्वेशन को फॉलो किया नहीं जाएगा, एक सीट अनरिजर्व रहेगी। अगर 4 सीटें निकली तो जो अर्थमेटिक है, जो रोस्टर है कि हर 4थी सीट OBC के लिए, हर 7वीं सीट SC के लिए, हर 14वीं सीट ST के लिए, अगर 4 ही सीट निकली तो उसमें SC और ST के का रिप्रेजेंटेशन किस तरह तय होगा। अगर 4 में अगर 50% वाले वो भी पैमाना मान ले कि 49.5% सीट रिजर्व कर दिया गया तो कायदे से 2 सीट रिजर्व होगी, 2 सीट अनरिजर्व होगी। अब उन 2 सीटों में जो दावेदारी है वो SC, ST, OBC तीनों की है। तो कैसे बांटा जाएगा 2 सीट को 3 समुदायों में? तो एक तरह से यही कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज जो रोस्टर है उस रोस्टर को लागू करने के बाद जो रिजर्वेशन का फायदा है जो पहले से ही नहीं मिल रहा है, जो एक तिलिस्म है कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC प्रोफेसर 0 है, एसोसिएट प्रोफेसर 0 है, तो एक तरह से उनकी हिस्सेदारी के बराबर तो किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हो, किसी भी रिजर्व समुदाय को उनकी हिस्सेदारी के बराबर भी भागीदारी नहीं दी गई है। तो बाकी तो छोड़ दीजिए कि SC, ST, OBC समुदाय को एक जो ये लगातार एक दलील दी जाती है एंटी रिजर्वेशन खेमे की तरफ से कि रिजर्वेशन से उनका हक मारा जा रहा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो सवर्ण कैटेगरी है, और उनके हकों में सेंधमारी करके ये जो पोस्ट है, जो रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, उन पोस्टों को भर के और जो अनरिजर्व कैटेगरी में भी रिजर्व कैटेगरी के लोग फाइट करते हैं। हो रहा है उल्टा, हो ये रहा है कि ये सरकार का खुद RTA के जरिए जो डेटा दिया है कि जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में भी सीटें नहीं भरी जा रही है। अब इधर बीच आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया, लागू रखा, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आरक्षित श्रेणी की सीटें जो है वो लगभग आधी से भी ज्यादा कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए लिया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित हुआ। उसके बाद सवर्ण समुदाय को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो कहा गया कि 10% आरक्षण नौकरियों में और दाखिलों में दिया जाएगा। एक तरफ आप जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना के आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट उन समुदायों को जिसका शुरुआती पैमाना था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, जो संविधान की मूल भावना है, उनको फुलफिल नहीं किया जाता। दूसरी तरफ इलेक्शन से ठीक पहले एक नए तरह का फैसला लिया गया जिसमें जो पुरानी जिन फैसलों को कड़ाई से लागू करने की जरूरत थी उसको दरकिनार करते हुए उन समुदायों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। एक रास्ता खोला गया जो पहले से ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, जो पहले से अपनी हिस्सेदारी के लिहाज से अपने जो कोटा है 50.5% अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उससे ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन है जिन समुदायों को, उनके लिए 10% और रिजर्व किया गया। तो ये कुछ जो 2 बड़े डेवलपमेंट है, इस बड़े डेवलपमेंट के बाद ये खास तौर पे ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
चाहे वो सरकारी नौकरियों का सवाल हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले का सवाल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग पोस्ट में नौकरी का सवाल हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के आधार पर जिन समुदायों को आरक्षण का फैसला लिया गया था, जिन समुदायों को आरक्षण की सुविधा दी गई थी, उनसे उनका हक, उससे उनकी हिस्सेदारी छीनने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह 10% कोटे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आनन फानन में बहुत ही कम समय का डिस्कशन के दौरान दोनों सदन में पारित करवाया, उस तरह अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो यूजीसी की गाइडलाइन जिसने 5 मार्च 2018 को जो लागू किया था यूजीसी ने कि अब डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लागू करें, डिपार्टमेंट वाइज हम आरक्षण का नियम लागू करेंगे, उसको अपहेल्ड किया है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके खिलाफ एसएलपी भी दी और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की दलील खारिज हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कमजोर दलील पेश की गई। तो सरकार तो एक तरफ ये जेस्चर, एक पोस्चर दिखाएगी कि हम तो इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सरकार इतनी ही ईमानदार है एससी, एसटी और ओबीसी के हितों के पक्ष में, तो क्या वो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आई, क्या वो जिस तरह 10% जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, जिसको आनन फानन में कई स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत लागू कर दिया, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अगर उसको एक बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी के हितों का फिक्र है, तो क्या इस पर लेजिस्लेशन लाएगी? अब तो वैसे भी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो अब लेजिस्लेशन लाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी, क्या नई सरकार से पहले जो सत्ताधारी बीजेपी है और एनडीए के दूसरे घटक दल है, क्या इस चीज़ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेगी? क्या जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो पार्टियां अगर 19 में सत्ता में आती है, क्या वो ये वादा करती है, क्या वो इस इशू को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर करती है कि वो सत्ता में आने के बाद इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लेजिस्लेशन लाने की तरफ पहल करेगी? ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आने वाले दिनों में नज़र रहेगी। और तब तक जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया है, सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लागू हो गया है, तो इसके बाद ये देखना होगा कि जो सरकारी नौकरी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो वंचित तबके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जिनको आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उनकी हकों में जो सेंधमारी हुई है, उसको पॉलिटिकल पार्टी और उसको व्यापक एक सिविल सोसाइटी किस तरह डील करती है और किस तरह उस पक्ष में गोलबंद होती है, किस तरह का इसका पॉलिटिकल नैरेशन बनता है। तो हम इंतजार करते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। रोजाना हम इस तरह के इश्यूज पर आपसे रूबरू होते रहेंगे और हमारी वेबसाइट बहुत ही जल्द अब आपके बीच होगी, और जब तक वो नहीं होती आपके सामने, तब तक आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करते रहे और देखते रहे एशिया विल हिंदी। नमस्कार।